हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया, मज़े में। चलिए, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे टीसीएम परिवार के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज हम देखो, जैसा कि हमारा टारगेट है पीएटी को लेकर, और बार बार मैं पीएटी के पर्पस से आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ, कभी क्वेश्चंस कभी कुछ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा आपको दे सकूँ उतना मैं आपके लिए करता चला जाऊँ निस्वार्थ भाव से। और यही मेरी तमन्ना है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। तो बच्चों, आज मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे पीएटी के बारे में। इसकी रूल बुक आ चुकी है आपके ईएसबी पर। पहले इसका नाम व्यापम हुआ करता था, अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो चुका है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आज का जो है, तो आज हम इस पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पीएटी के भरने की तिथि। और एक बार और बेटा, कहीं भी आप लोग इधर उधर से जानकारी जो आपको मिलती है बिल्कुल विश्वास मत किया करो। या तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप जानकारी देखा करो, कहीं से भी इधर उधर से जानकारी नहीं, क्योंकि आजकल फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत सारी आपको जानकारियां परोस रही है और आप लोग उसे लेते भी जा रहे हो। तो पहले सोर्स देखा करो, क्या वह सोर्स जहां से आप जानकारी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डेट, फीस, इसके साथ साथ सेंटर्स क्या है, इसके साथ साथ सीटें कितनी है, सिलेबस क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक शेयर दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब हम सोच रहे हैं कि जैसे ही बढ़ेगा तो हम लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करेंगे। चलिए, पीएटी के लिए तो सबसे पहले इसके लिए प्रारंभ तिथि क्या है भरने की? प्रारंभ तिथि है बेटा 26, आपके इसी महीने की 26 तारीख से 26/5/2023 से जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और 9/6 यानी अगले महीने की 9 तारीख तक आपको ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो कितने दिन का टाइम मिलेगा आपको बच्चों? ये 26 से यानी 4 दिन ये हो जाएंगे और 9 दिन ये हो जाएंगे, यानी 13 और एक 14 दिन आपको मिलेंगे। ठीक है, 14 दिन का टाइम है, तो आपको भरना है। आवेदन में संशोधन भी कर सकते हो, 26 के बाद आप यदि चाहो तो 14 तक इसमें संशोधन कर सकते हो फीस भरने के बाद। चलिए, तो परीक्षा दिनांक व दिन इसमें इस बार आपके नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर भी मेंशन किया है कि 11 और 12 जुलाई, मंगल और बुधवार को 2 दिन आपके इसके पेपर होंगे। 11 एवं 12 जुलाई को 2 दिन आपके इसके पेपर चलेंगे, वो भी शिफ्टों में होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट अलग होती है और इवनिंग शिफ्ट अलग। सुबह 9 से 12 रहता है, फिर 2 से 5 रहता है। ठीक है, तो 11 और 12 जुलाई को, यानी यदि आप अभी इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, तो अब आपके पास मात्र 2 महीने शेष रहेगा, यानी 58 दिन आपके पास शेष रहेंगे। तो बच्चों, लग जाइए पढ़ाई में अपने फुल डेडिकेशन के साथ, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। चलिए, तो परीक्षा का शुल्क देखते हैं। तो जो अनारक्षित वर्ग हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी से जो हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से उनके लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। और अनुसूचित जाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग जो भी आपके है ना, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो वीकर सेक्शन है, उन सभी के लिए कितनी है बेटा? ये 250 रुपये आपकी निर्धारित की गई। तो 500 रुपये जनरल वालों के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 250 रुपये है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी, तो इस डेट को याद रखिएगा। 26 तारीख से इसके फॉर्म, 9 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मात्र आपको मुश्किल से 13-14 दिन ही मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। देखिए, आप कुछ और भी है, तो जो काम की चीज़ है वो, यदि आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भरते तो पोर्टल चार्ज 60 रुपये अलग से दे रहेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखो, परीक्षा की डेट, तारीख सब दी गई है, दिन भी दिया गया है। तो 11 और 12 जुलाई, मंगलवार और बुधवार को प्रथम पाली। इसमें देखो, इस बार शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम पाली जो है, सॉरी नहीं वही है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम रखा जाता है, रिपोर्टिंग मतलब आपको 7 से 8 बजे तक सेंटर में एंट्री करनी है, और 8:50 से महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने होंगे। 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 12 तक रहेगा प्रथम शिफ्ट, और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी परीक्षा सेंटर पर। और यहाँ से 1:30 बजे से 2 बजे तक आपको निर्देश पढ़ने के लिए टाइम, 2 बजे से करेक्ट 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम बिल्कुल सेम टाइम जो पहले समय निर्धारित किया गया था, वही टाइम आपको दिया गया है। तो एक बार इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो 11-12 जुलाई बच्चों, बिल्कुल मेहनत के साथ लग जाओ, टाइम कम है हमारे पास। चलिए, नेक्स्ट देखिए कुछ टिप्पणी इसमें। सबसे पहले कुछ क्या, अभ्यर्थी का आधार
कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए चाहिए पड़ेगा। अभ्यर्थी को नियमित, बहुत सारी चीज़ें हैं बट अब ये पढ़ लेना, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका जो मध्य प्रदेश कर्मचारी इसमें दिया गया जो पाठ्यक्रम है और जो प्रवेश की स्थिति है, किस किस कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से, कृषि से, ये 4 वर्ष का कोर्स होता है। जो JNKBB यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कितने कॉलेज आते हैं। एक जबलपुर का खुद का कॉलेज है, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंज बसौदा है, विदिशा है, बारासिवनी, बालाघाट, पवारखेड़ा, खुरई एवं पन्ना। पन्ना का नया है अभी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका जो ग्वालियर का राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आपके इंदौर का कॉलेज, ग्वालियर का कॉलेज, सीहोर एवं खंडवा, यानी 1 2 3 4 कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं और 8 इसके अंदर, टोटल 12 कॉलेज हैं जहां पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने को मिल जाता है। 4 वर्ष की डिग्री होती है ये। और इसके लिए जो अर्हताएं होती हैं बेटा वो क्या है कि कम से कम 10-2 यानी 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है और उसमें निम्न विषय होने चाहिए, तभी आपको ये कोर्स करने दिया जाएगा। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं उनको तो दिया ही जाता है, जो गणित समूह से हैं, जीव विज्ञान से और कृषि, 3 समूह चलते हैं। जिनका 12वीं में गणित रहा है बेटा और जिनका 12वीं में बायो है वो बच्चे भी इस टेस्ट को दे सकते हो और एग्रीकल्चर वाले तो है ही हैं। इसी के साथ साथ आप बीएससी उद्यान की भी कर सकते हो, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जबलपुर के अंतर्गत इसमें रहली में एक कॉलेज है और छिंदवाड़ा में एक कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद आपका जो कृषि विश्वविद्यालय जो आपका राजमाता विजयाराजे सिंधिया है ग्वालियर के अंतर्गत, इसमें मंदसौर का ही कॉलेज आता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर याद रखना 3 कॉलेज आपके हॉर्टिकल्चर के कॉलेज हैं यहाँ पर। तो इनके लिए अभी जो योग्यता है आपकी वही सेम है, कृषि समान उसी के जैसे कृषि समूह कृषि के लिए अब सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अब फॉरेस्ट्री आप यदि करते हो तो ये भी 4 साल का होता है, ये सिर्फ फॉरेस्ट्री आपको जबलपुर कॉलेज में ही मिलेगा। इसके बाद आपका जो बीटेक होता है वो भी 4 वर्ष है और बीटेक के लिए आपको सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो जबलपुर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में ही है। लेकिन बीटेक के लिए आपके लिए जो आप एलिजिबिलिटी चाहिए बेटा वो चाहिए या तो आपको फिजिक्स यानी भौतिक, रसायन एवं गणित और अंग्रेजी विषय के साथ साथ इन विषयों में उत्तीर्ण होना है। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए या तो वो होना चाहिए क्या आपका PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी 12वीं में बच्चे का मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें भौतिक रसायन भी होना चाहिए और अंग्रेजी भी होना चाहिए। वो बच्चा कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बीटेक करने के लिए उसको ये कोर्स ऑफर किया जाएगा। चलिए तो ये थी कि भाई कहाँ कितने कॉलेजेस है, सब कुछ जानकारी मैंने दे दी है। इसके बाद देखो बच्चों बाकी जो अर्हता है वो पढ़ लेना। आप एक काम करना, इसको हमारा टेलीग्राम चैनल है PAT by TCM, इतना सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आरक्षण भी इसमें दिया जाता है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के पुत्र पुत्रियों के लिए 15%, किसके लिए अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण आपकी सीटें रिजर्व रहती है। अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के और 27% आरक्षण आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए ये सीटों में आरक्षण दिया जाता है। और सभी आरक्षक मध्य प्रदेश के जो स्थायी कृषि में कार्यरत किसान हैं, जिनका मेन बिजनेस, जिनके पापा का मेन बिजनेस, जिसके परिवार का मेन बिजनेस, जिनकी जीविका आपकी किसानी से चलती है, 5% यानी पुत्र पुत्रियों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का डायरेक्ट प्रावधान रहता है। और जो आपकी महिला उम्मीदवार हैं, जो महिला जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए 33% सीटें रिजर्व रहती हैं बच्चों। तो देखो कितनी सारी सुविधाएं गर्ल्स के लिए खास कर ली, 33% सीटें डायरेक्ट। यदि 1000 सीटें तो उसमें से 330 सीटें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही होती है। तो मेरा निवेदन है बच्चियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एडमिशन लें, अपनी भागीदारी बनाएं। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पढ़ेंगे बच्चों, हम इधर उधर नहीं पढ़ना है। अब देखो इसके साथ साथ पेमेंट सीटें जो होती हैं उनके लिए भी
अलग रहता तो 20%। हाँ, कई बच्चे जो फॉर्म भरते हैं तो पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं चुन पाते। बच्चों पेमेंट सीट का ऑप्शन जरूर लेना, क्योंकि देखो आप यदि मान लो वैसे सिलेक्ट होते, आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको तो सीट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पेमेंट सीट में क्या होता है, यदि आपके नंबर कम हैं तो पेमेंट सीट पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। यदि एक नंबर, दो नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से आपका रह जाता तो आपका पेमेंट सीट में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये पूरी पेमेंट सीट की जानकारी दी गई है भाई, कितनी सीटें हैं। तो यदि हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी में एक्स मतलब मेल, फीमेल और पीडब्ल्यूडी, तो 16 सीटें हैं। ये सब पढ़ लेना बच्चों आराम से। 90 सीट्स रहती है टोटल पेमेंट सीट में, 24 सीट रहती हैं। देखो एग्रीकल्चर बीएससी के लिए 90 सीटें पेमेंट सीट होती हैं, उद्यान के लिए 24 सीटें होती हैं, वानिकी के लिए 5 सीटें होती हैं, बीटेक के लिए 14 सीटें होती हैं। तो ये पेमेंट सीट था आपका। इसके बाद में राजमाता कृषि, ये हमने किसकी बात की है, ये की है जबलपुर की। तो जबलपुर कॉलेज में आपकी इतनी पेमेंट सीटें होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं ग्वालियर की, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 44 सीटें पेमेंट सीटें होती हैं और उद्यान के लिए 8 सीटें पेमेंट सीटें होती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय एवं वर्गवार सीटों का विवरण। अब किस महाविद्यालय में कितनी सीटें आपकी हैं, तो डायरेक्ट सीटों पे आओ, इसमें बहुत सारा विवरण दिया है। एक्स मतलब मेल, फीमेल, फिर ये बहुत है, वीकर सेक्शन बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखो जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करें यदि हम किसकी, जबलपुर कॉलेज की, तो 70 सीटें। देखो बच्चों जोड़ लगा लेना टोटल कितनी सीटें हुई, 70 सीटें जबलपुर कॉलेज में। रीवा के कॉलेज में आपको 70 सीटें मिल जाएंगी। टीकमगढ़ के कॉलेज में, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज, देखो आपको प्रेफरेंस जो देना है बच्चों, जब आप फॉर्म भरने जाओ तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना जबलपुर कॉलेज का, फिर देना है रीवा के कॉलेज का, फिर देना है टीकमगढ़ के कॉलेज का, ये अच्छे कॉलेज है। इसके बाद गंज वासौदा का कॉलेज 40 सीट है, इसको प्रेफरेंस देना है चौथे नंबर पर। वारा शिवनी यानी बालाघाट का कॉलेज अच्छा है, यहाँ 40। इसके बाद पवारखेड़ा होशंगाबाद का कॉलेज भी अच्छा है, 60 सीटें इसमें हैं। और खुरई सागर में भी 40 सीटें इसमें, 60 सीटें आपकी खुरई और सागर में। पन्ना में आपकी अभी इसी वर्ष, जो पिछले वर्ष चालू हुआ है, एडमिशन हो चुके हैं, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 60 सीटें इसमें भी रखी गई हैं। और टोटल अब देखिए कितने कॉलेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कॉलेज में मिलाकर जो बीएससी एजी के लिए 450 सीट्स होती है। ये सिर्फ मैं जबलपुर कॉलेज के अंतर्गत जो कॉलेजेस आ रहे हैं, जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेज आ रहे हैं जेएनकेवी के अंदर, उनकी सीटों की बात कर रहा हूँ। तो टोटल कितनी सीट है बच्चों, 450 सीट है। इसमें 33% सीट किसे रिजर्व हो जाएंगी बच्चों, ये हो जाएंगी गर्ल्स के लिए। चलिए तो देखते हैं। फिर इसके बाद उद्यान की में, रहली में 60 सीटें उद्यान की विद्यालय, जो कि आपके जबलपुर के अंतर्गत आता है। छिंदवाड़ा जो आपका उद्यान की विद्यालय है, महाविद्यालय है, 60 सीटें इसमें हैं। ठीक है, तो 120 सीट आपकी ये हो जाएंगी, यानी 450 और 120, 500 आपका 70 सीटें हो गई, जो सिर्फ किसके अंतर्गत आएंगी। अब देखिए इसके बाद जबलपुर में अभी तो 570 सीटें ये आपकी हो चुकी हैं। इसके बाद ये देखिए आप बीएससी 1 की जबलपुर फॉरेस्ट्री में भी 25 सीटें हैं, तो 570 और 25 595 सीटें कुल हो चुकी है। इसके बाद बीटेक में भी आपकी 70 सीटें जबलपुर कॉलेज में हैं, तो आपकी कुल मिला के 595 और 70, तो 9 7 आपका 16 100, मतलब 600, हाँ 570, 665 सीटें के लगभग। अब आप जोड़ लीजिएगा, 650 से प्लस सीटें आपकी ये हो चुकी हैं। ठीक है, तो 650 सीटें सिर्फ आपकी, यानी हम एक मोटा मोटा मान के चले 650 सीटें आपकी सिर्फ जबलपुर कॉलेज के अंतर्गत आती है, जिसमें आपका बीएससी एजी, बीएससी फॉरेस्ट्री 1, आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और बीटेक इंजीनियरिंग, 650 सीटें समथिंग आपकी आती है, यानी लगभग 650 और 700 के बीच में सीटें हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात की सीटों की। तो बहुत सीटें होती हैं बच्चों, यदि आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपकी एक सीट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं किसकी, आपकी ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत। तो सबसे पहले ग्वालियर जो कॉलेज है आपका, इसमें 60 सीटें हैं। इसके बाद बीएससी के लिए बात की गई। इसके बाद आपका जो इंदौर है, इंदौर के कॉलेज में भी आपकी 60 सीटें हैं। सीहोर के कॉलेज में भी आपकी 60 सीटें हैं। खंडवा के कॉलेज में भी आपकी 60 सीटें रखी गई हैं। तो टोटल देखो 220 सीटें आपकी ग्वालियर कॉलेज के अंतर्गत है। और जो इसके अंतर्गत एक मंदसौर का हॉर्टिकल्चर कॉलेज आता है, 60 सीटें उसमें भी है। तो
ये हो जाएंगी 260 सीटें कुल, और आप 650 यानी 700 सीट के समथिंग वहाँ थी। तो टोटल यदि हम जोड़ लें, यदि टोटल इनका एडिशन करें, इनका जोड़ करें, तो 700 सीट वो मान लो और 260 सीट्स ये मान लो, तो 960 यानी 1000 सीट के लगभग आपकी कुल सीटें हो गई हैं। इसलिए हम मोटा मोटा मान के चलते कि 950 सीट्स आपकी कुल हो चुकी है, यानी दोनों कॉलेज को मिलाकर। अब बात देखो, ये तो थी आपकी किसकी, 900 950 सीटें आपकी हो गई हैं बेटा, ये दोनों कॉलेज को मिलाकर पूरे कोर्सेज की, तो बहुत सीटें होती हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद शारीरिक योग्यता, ये जो आपके लिए दी गई है ये सिर्फ फॉरेस्ट्री वाले बच्चों के लिए, जो बानकी से करना चाहते हैं उनके लिए है कि कम से कम उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर, और जब वो फुलाए तो 5 सेंटीमीटर। तो ये उनके लिए है जो बच्चे फॉरेस्ट्री से करना चाहते, तो ये अर्हता दी जाती, क्योंकि उन बच्चों के लिए, जो बच्चे फॉरेस्ट्री से करते हैं उनके लिए रेंजर की पोस्ट होती है फॉरेस्ट में, उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं और डायरेक्ट उनको ये प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए ये सब इसमें अर्हताएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका बीएससी उद्यान की, यानी सिलेबस हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है कि क्या क्या इसमें रखा गया है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, शुल्क का विवरण। हाँ चलिए, ये देखिए, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता तो प्रति सेमेस्टर शुल्क क्या रहने वाली है, तो जो टोटल मिला के आपका, जो जैसे मान लो आप कृषि या फिर उद्यान की, कृषि वानिकी या उद्यान की, आप ग्वालियर कॉलेज और जबलपुर कॉलेज दोनों की फीस सेम ही रहती है। तो जो शिक्षा शुल्क है पर सेमेस्टर का 7320 रुपये आपको लगेगा, चिकित्सा शुल्क 375 रुपये आपको देगा, खेल कूद 560 रुपये, परीक्षा शुल्क आपका 560 रुपये, 300 रुपये आपका मध्य। तो ये पूरा टोटल शुल्क है ना। कुल मिला के आपको जो पेमेंट सीट जो आपका टोटल रहेगा ये कितना रहेगा, 7320 रुपये। और जबलपुर के अभियांत्रिकी यानी आप बीटेक करते हैं तो 9120 रुपये आपका टोटल रहेगा। चलिए, तो इसके बाद में आपका देखो, एक वन टाइम रहता है, ये आपको पर सेमेस्टर ये शुल्क जमा करना पड़ता है। अब इसके बाद जो आपका पेमेंट सीट है, तो पेमेंट सीट पर आपको पर सेमेस्टर 27,455 रुपये लगते हैं। देखो, लेकिन बेटा इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो लगभग आपका फ्री पड़ जाता है। यहाँ देखिए, आप उद्यान की, वानिकी, फॉरेस्ट्री दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर जो बीटेक की है 36,605 रुपये है। बाकी छात्रावासीय शुल्क उक्त विवरण में शामिल नहीं है, वह छात्रावासीय सुविधा लेने पर पृथक देय होगा। तो छात्रावास यदि सुविधा लेते हो तो वो छात्रावास का नॉमिनल सी फीस रहती है, बहुत ही कम रहती है। तो ये पूरा शुल्क है पर सेमेस्टर के हिसाब से, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखो हमारी लगभग 950 सीटें तो वो हो चुकी थी। अब यहाँ पर 5 साल के लिए जो आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसको भी आईसीआर ने मान्यता दी है 5 साल के लिए, तो ये भी अच्छा है। इसके लिए भी पीएटी के थ्रू ही एडमिशन होते हैं इसमें भी, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो सीटें दी गई हैं बेटा, है ना, इसमें जो सीटें दी गई हैं तो वो टोटल सीटें हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो आपकी सीटें हैं वो हैं आपकी 80 सीटें। कितनी सीटें हैं, 80 सीट्स इसमें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद पेमेंट सीटों का विवरण देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 40 सीटें पेमेंट सीटें, यानी टोटल मिला के 120 सीटें आपको महात्मा गांधी यानी चित्रकूट वाले कॉलेज विश्वविद्यालय में आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों अब देखिए आप कितनी सारी सीटें हैं। अब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि कम से कम 1100 सीटें आपके पास हो चुकी हैं। तो 1100 सीटें, 1100 सीट्स में से आपको सिर्फ 8 सीट चाहिए, और यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली बच्चों आपको 1 सीट से लेना कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं और बता देता हूं। ये बात कर ली हमने सीट्स की, तो सीट्स के बाद जो आपका प्रश्न पत्र है अलग से, तो उसकी अवधि वगैरह सब 3 घंटे की रहता है। ये बाकी की चीजें बाद में अपन डिस्कस करेंगे, क्या कैसा ये बहुत ही जो नॉर्मलाइजेशन चलता है, पेपर कठिन आया कम आया वो बात अलग होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे यदि हम बात करते हैं आपकी, ये देखिए आगे, एक मिनट मैं निकाल लूं, ये आपका फॉर्म भरने का है, कैसे आप भर सकते हो ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो यदि आप भर सकते हो तो भर सकते हो, अदरवाइज तो आप कियोस्क से ही भरवाइए, क्योंकि सावधानी से फॉर्म भरना है आपको। आगे
हाँ, ये क्या है, आवेदन पत्र भरने की समावधि। तो ये तो हम पहले ही देख चुके, 25 तारीख से है। देखो, करने के कुल 20 दिन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पेपर की सब कुछ इसमें दिया गया है। अब प्रश्न पत्रों की संख्या और पाठ्यक्रम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे बीटेक एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो साइंस के, तो उनको मैथ्स होना अनिवार्य है। यदि वो मैथ्स से पीसीएम से भरते तो 100 नंबर की उनकी क्या आएगी, मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके फिजिक्स के आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके केमिस्ट्री के आएंगे, कुल 200 नंबर का पेपर आएगा। यदि जो बच्चे, अब देखो मैथ्स वाले बच्चे भी क्या क्या कर सकते हैं, कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैथ्स वाला बच्चा जो मैथ्स ग्रुप से वो क्या क्या कर सकता है। तो बीटेक एजी इंजीनियरिंग तो आप कर ही सकते हो, इसके साथ एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हो, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी एजी, यानी आप सभी कोर्स में एलिजिबल हो। इसके बाद बात करते हैं जो बच्चे बायोलॉजी से होते हैं, तो यही पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके बायो के आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के केमिस्ट्री के आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के फिजिक्स के आएंगे, यानी टोटल आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। और आप क्या क्या ले सकते हो, सिर्फ आप बीटेक इंजीनियरिंग को छोड़कर, ये सिर्फ मैथ्स वाले ही कर सकते हैं, बाकी आप सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो, फॉरेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ऑनर्स से भी कर सकते हो, नॉर्मल एजी से भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं, जिनका 12th एग्रीकल्चर से होता है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो देखो, उनके लिए AG1 एक पेपर आता है, जिसमें आपका रहेगा क्या, AG1 पेपर में रहेगा आपका सिर्फ आपका एनिमल हस्बेंड्री, क्या सॉरी AG1 में आपका क्या रहेगा बच्चों, AG1 में आपका रहेगा PCMB, ठीक है। AG1 में आपका क्या रहेगा, PCMB यानी गणित, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। 25 का फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 25 की केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और 25 की आपकी रहेगी आपकी बायोलॉजी, और 25 मार्क्स की आपकी रहेगी मैथ। तो ये चारों सब्जेक्ट मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसी तरीके से AG2 और 3, AG2 में आ जाता है बेटा आपका क्रॉप प्रोडक्शन, AG3 में आपका आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री, फसल उत्पादन और पशुपालन। तो फसल उत्पादन और पशुपालन से भी आपके दोनों से 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके पशुपालन से, और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके क्रॉप प्रोडक्शन से, ठीक है। अब उसमें सॉइल साइंस यानी आपका मृदा विज्ञान भी आ जाएगा, आपका आपका एग्रोनॉमी भी आ जाएगा, है ना, तो बहुत सारे हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा। तो ये 200 नंबर का पूरा आपका ये रहेगा पेपर। तो ये बात थी आपकी किसकी, एग्रीकल्चर वाले बच्चे। अब वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो जिनका 12th एग्रीकल्चर से, वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, वो बच्चे एग्रीकल्चर भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से करते हैं, BSc ऑनर्स आपका फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर BSc नॉर्मल एग्रीकल्चर की डिग्री भी आप कर सकते हो। मात्र आप बीटेक इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेज कर सकते हो। इसके बाद देखो, जो साइंस है, यदि मान लो जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है लेकिन उसको 100 नंबर एग्रीकल्चर ही लेना है, तो उसके लिए भी अलग प्रावधान होता है। इसको हम बोलते हैं ACP, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्रीकल्चर के आ जाएंगे। बाकी कोर्सेस आप देख रहे हो, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एजी, सब कुछ कोर्सेस आप कर सकते हो। और यदि जो बच्चा बायो से है और उसको लगता है कि मुझे फिजिक्स से छोड़ना है, यानी मान लो उसे फिजिक्स से टफ लग रही है, यानी ज़्यादा, तो वो बायो ले सकता है, केमिस्ट्री भर सकता है, और एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो इस हिसाब से वो बच्चा कर सकता है। यहाँ पर देखो, वो मैथ्स छोड़ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से कर सकता है। तो बच्चों, ये आपका पूरा पैटर्न है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। बाकी एग्रीकल्चर वालों के बच्चों के लिए ये पोर्शन होता है। तो देख रहे हो आप बच्चों, पूरा ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, या फिर जो मेरा नंबर दिया है आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, तो उस नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो जो परीक्षा शुल्क है, 500 रुपये अनारक्षित वर्गों के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये रखी गई है। पोर्टल शुल्क अलग से है, पूरा सब कुछ दिया है। एक ही पेपर होगा बेटा, सब कुछ दिया गया है। परीक्षा के जो केंद्र हैं, तो वो कौन कौन से केंद्र रहने वाले परीक्षा के, तो सबसे पहले तो भोपाल इसका रहता है, इंदौर रहता है, जबलपुर रहता है, ग्वालियर रहता है, उज्जैन रहता है, सतना रहता है। पिछले साल शायद सतना को रिजेक्ट कर दिया गया था। सागर तो आपका रहते ही रहता है। अभी प्रेजेंट में जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर अपना प्यारा सा संस्थान है TCM द करियर मेंटर सागर,
ये सागर सेंटर रहता है बच्चों। यदि आप लोग यहाँ पेपर देने आओ और सागर सेंटर भरते हो तो प्लीज़ हमारे ब्रांच आइएगा, जितनी हेल्प हमसे होगी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। एक बार हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को विजिट करने जरूर आइएगा पेपर के टाइम पर। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आई थिंक जो मेन जानकारी है वो मैंने दे दी। इसके बाद लास्ट हमारा रहता है सिलेबस। तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, तो ये उनके लिए फिजिक्स का सिलेबस है। इसके बाद जो बच्चे, ये फिजिक्स का सिलेबस है, आप एक काम करिएगा, मैंने बार बार बोला कि बच्चों आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है PAT by TCM करके, PAT by TCM डालोगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर मैं ये पूरा सिलेबस आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम समझाएंगे बढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखिए आपका, तो इसके बाद बच्चों ये आपका जर्नल एंड फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा केमिस्ट्री वालों के लिए। नेक्स्ट जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पार्ट आता है। तो सिलेबस तो काफ़ी अच्छा है इसका, इसको आप बोल नहीं सकते कि छोटा सिलेबस है। तो जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है आपका एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 2 डायमेंशन, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, स्टैटिक्स आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, लाइनर प्रोग्राम्स आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। जो बच्चे बायोलॉजी से तो उनके लिए ये सिलेबस है। बॉटनी आएगा, जो जूलॉजी भी आएगा। इसके बाद में जो बच्चे जो एजी बने, देखिए एजी बने यानी एग्रीकल्चर, जो फिजिक्स रहती है, जो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स से, तो उनके लिए जो फिजिक्स में सिर्फ आपके कितने टॉपिक पढ़ने हैं, आपको 15 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर, जो हमारे सर हैं प्रमोद सर, जो इनको पढ़ाते हैं फिजिक्स को, तो उनसे कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें बच्चों, ताकि हम लाइव आ सकें यूट्यूब पर, और जिस दिन हम लाइव आ गए उस दिन आपको फ्री क्लासेस हम दे देंगे इसकी। तो ये पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस है। प्रिंसिपल ऑफ जो आर्किमिडीज के लॉ होते हैं, उनके लॉ के बारे में पूछा गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पंप्स के बारे में पूछा गया, फ्रैक्शन क्या होता है, मशीन्स के बारे में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी है ना, आपका यूनिट, हीट की यूनिट पूछी गई है, हीट कितनी होती है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होती है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, लाइट, ऑप्टिकल। तो ये सब पूरा सिलेबस आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल में बार बार बोलो, वहाँ से मैं सिलेबस, और सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है बच्चों। जो पिछले साल सिलेबस था ये उसी साल जैसा ही सिलेबस है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बोहर्स का लॉ आ जाएगा इसमें, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया है, आयनिक थ्योरी के बारे में पूछा गया, कोलाइड्स के बारे में, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो कुल मिला के 13 टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और 15 टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने हैं। इसके बाद जो एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स आती है तो इसमें आपको मात्र और मात्र 6 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, यानी 6 आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं बॉटनी की, एग्रीकल्चर और जूलॉजी की। तो इसमें आपको, ये मेरा पोर्शन है बच्चों, जहां तक है मैं इसको कवर करवाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और जैसे प्लांट एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी मतलब होता है प्लांट का स्ट्रक्चर, जैसे रूट का स्ट्रक्चर, रूट की संरचना कैसे होती है, यानी जड़ की संरचना कैसे होती है, उसके फंक्शंस, उसके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूछा गया। लीव्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी उस लीफ की कैसी होती है, पत्ती, पत्ती के कार्य क्या होते हैं, यानी जो आपकी तना होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर पूछा गया, उसका फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं। एग्रिल, बॉटनी, जूलॉजी, देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पूछा गया भाई, प्लांट्स के प्रकार, आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पूछा गया, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पूछी गई हैं, कंपोजिटिव फैमिली, यानी देखो फैमिली के टाइप्स पूछे गए हैं। तो कंपोजिटिव फैमिली कौन होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली क्या होती है, कुकरबेटिस फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी फैमिली क्या होती है, मालवेसी फैमिली क्या होती है, क्रूसीफेरी फैमिली क्या होती है, और ग्रैमनी फैमिली क्या होती है। तो हो सकता है मुझे टाइम मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप मुझे प्यार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करके, तो इन सब पे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा बच्चों डेफिनेटली। इसके बाद देखो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से आपका क्या आएगा, डेफिनेशन इसकी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का रोल जेनेटिक्स में क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, सेल्स, कोशिका के बारे में आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डिवीजन कैसे होता है सेल का। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो लॉ होते हैं उसके सिद्धांत क्या थे, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, और वो कौन सी क्रॉप्स होती है जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स, यानी जो आपकी खेती यानी फील्ड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी मेथड्स क्या होती है ब्रीडिंग की,
प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे आपका प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जिसे हम बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स क्या होता है, इनमें हार्मोन्स क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है बच्चों। इसके बाद एनिमल किंगडम्स के बारे में भी पूछा जाता है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स, यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट यानी लाभदायक और हानिकारक कीट जो एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से हैं। जैसे लाभदायक कीट में सिल्क वॉर्म है, हनी भी है, मधुमक्खी, जो लाख इंसेक्ट होता है, लाख का कीट होता है, टर्माइट्स ये हानिकारक होते हैं, दीमक, ग्रास सॉपर होता है, ग्रास कैटरपिलर होता है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। इनकी एनाटॉमी क्या है, इनकी फिजियोलॉजी क्या है, एलिमेंट्री इंटरनल एनाटॉमी क्या होती है ग्रास सॉपर की, ये पूछा गया है आपका। अर्थवॉर्म यानी केंचुआ क्या होता है, कॉकरेच क्या है, इंटरफेस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाएगा इनका श्वसन तंत्र पूछा जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ देखो इतना सारा सिलेबस आपको इसमें रखा गया। तो एनिमल किंगडम्स भी हम पढ़ेंगे इसमें। अब आपके बाद आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी AG2 का पेपर आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन यानी कृषि का इंपोर्टेंस, प्रोडक्शन एंड नेशनल, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्व पढ़ना है, इसकी ब्रांचेस पढ़ना है, कितनी ब्रांचेस होती हैं। इसके बाद सॉइल और इसकी फर्टिलिटी पढ़नी है, मतलब मृदा क्या है, मृदा की उर्वरता क्या होती है, इनके बारे में पढ़नी है। जैसे इसमें हम सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, आपकी भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉइल की, इसका सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, MP की मृदाओं के बारे में आपको पढ़ना है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, सॉइल इरोजन पढ़ना है, कितने प्रकार का होता है, किससे ये होता है कॉजेज, किससे कंट्रोल होता है और इसको कैसे रोका जाता है, मीजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कैसे संरक्षण कर सकते हैं, सॉइल की एसिडिटी और एल्कनिटी क्या होती है, इनका सुधार यानी देयर रिक्लेमेशन क्या कैसे किया जाता है, सॉइल का pH क्या होता है। तो इतना सब हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है। टिलेज क्या होती है यानी भू परिष्करण के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, इसके उद्देश्य क्या है, टिलेज ऑपरेशंस कितने प्रकार के होते हैं, प्लाउइंग क्या होती है, लेवलिंग क्या होती है, हैरोइंग क्या होती है, इंटरकल्चर ऑपरेशंस के अंतर सस्यन क्रियाएं क्या होती हैं, टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कंट्री प्लाउ क्या होता है, ठीक है, हैरो क्या होता है, कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, थ्रेसर क्या होता है, बिनोवर क्या होता है, कई बार ये बिनोवर का क्वेश्चन बहुत आता है, सीड ड्रिल्स क्या होती है, ट्रैक्टर ड्राइविंग इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब हमें टिलेज में पढ़ना है, भू परिष्करण में पढ़ना है। इसके बाद चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में हमें पढ़ना है कि भाई एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं जो उनसे ग्रोथ होती है, उनका डिस्क्रिप्शन विवरण पढ़ना है, उनका यूज पढ़ना है। जैसे अब इसके बाद फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट ग्रीन मैन्योर खाद क्या होती है, डिफरेंट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फास्फोरस फर्टिलाइजर क्या होते हैं और पोटासिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं पढ़ने, मतलब आपको सिर्फ मेजर फर्टिलाइजर पढ़ने हैं जो आपके बृहद पोषक तत्व हैं जो NPK होते हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसल उत्पादन में देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन एंड इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो फसलों का वर्गीकरण आपको सीजन के आधार पर और आर्थिक उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है। कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन पढ़ना है। तो खरीफ क्रॉप्स में देखो जो इसमें क्रॉप्स दी गई इन्हीं क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है आपको, जो जैसे ज्वार के बारे में पढ़ना है, मक्का के बारे में पढ़ना है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली के बारे में पढ़ना है, कॉटन यानी कपास के बारे में पढ़ना है, पैडी यानी आपकी धान के बारे में पढ़ना है, सोयाबीन के बारे में पढ़ना है, अरहर के बारे में पढ़ना है, उर्द के बारे में पढ़ना है, मूंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो रबी क्रॉप्स हैं आपको जैसे वीट के बारे में पढ़ना है, लिनसीड के बारे में पढ़ना है, मस्टर्ड के बारे में पढ़ना है। वीट मतलब गेहूँ, लिनसीड मतलब आपकी होती है जो बोलते हैं ना अलसी, नहीं लिनसीड मतलब अलसी होती है। इसके बाद मस्टर्ड मतलब आपकी सरसों, शुगर कैन, गन्ने के बारे में पढ़ना है, ग्राम, चना, बारले। और इसके अंदर आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, लैंड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो 2 ही क्रॉप्स पढ़नी है आपको, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। इनकी सोइंग ऑपरेशंस मेथड्स क्या होती हैं, सीड रेट क्या होती है पर हेक्टेयर, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर कौन कौन से इनमें उपयोग करते हो, सिंचाई इरीगेशन के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार की होती है। इसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशंस, इसमें क्या क्या कह जाते हैं, बीडिंग कैसे करते हो, इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन कौन सी, नई नई वेराइटीज कौन सी आई हैं, ईल्ड पर हेक्टेयर यानी उपज कितनी होती है प्रत्येक क्रॉप की, उसके बारे में पढ़ना है। इनमें मुख्य प्रमुख
डिसीज यानी रोग कौन से लगते हैं, पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, और इनमें कीट कौन से लगते हैं और उनको रोकथाम कैसे की जाती है। तो इतना सारा आपको फसल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सिंचाई एवं जल निकास भी अलग से एक टॉपिक होता है कि भाई सिंचाई क्या होती है, ड्रेनेज क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, सिंचाई के सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, ड्रेनेज कैसे होता है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज की सिंचाई की विधियां कौन सी हैं, या जल निकास की विधियों के बारे में पढ़ना है आपको। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसलों की जल मांग क्या है, ड्यूटी एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या होता है, कॉमन वाटर लिफ्ट्स क्या होती है, डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप्स क्या होते हैं जिनसे आप सिंचाई करते हो, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको बीड एंड वीट कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। भाई साहब आप खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। चौथा आठवां आपका ऐसे क्रॉपिंग स्कीम्स क्या होती हैं, यानी शस्य योजना क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल इसके क्या क्या होते हैं, फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉपिंग फसल के सिद्धांत क्या है फसल पद्धति के। इसके बाद मिक्स्ड एंड इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, मिश्रित क्रॉपिंग और अंतर सस्यन के बारे में पढ़ना है। ड्राई लैंड ड्राई फार्मिंग क्या होती है, शुष्क खेती क्या होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, सहकारी खेती क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्री सर्वेइंग, यहाँ से सर्वेक्षण आ गया आपका कि आपको सर्वेइंग के बारे में पढ़ना है, कैसे की जाती है, कौन कौन सी चेन की मदद से सर्वेइंग की जाती है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं सर्वेइंग में, क्रॉस स्टॉप ऑफसेट क्या होता है, रोड क्या होती है, डंपी क्या होता है, डंपी लेवल का यूज क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, फील्ड बुक क्या होती है, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन में आपका इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, पोमोलॉजी क्या होता है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में लोकेशन और लेआउट कैसे बनाते हैं, यदि आप कोई उद्यान लगा रहे हो, प्लांटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, विंड ब्रेक्स जो हवा को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड सनबर्न, केयर एंड मेंटेनेंस, रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट्स ऑर्चर्ड। तो इतने आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ना है। इसके बाद वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, किचन गार्डनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, कल्टीवेशन ऑफ रेडिश इनकी कल्टीवेशन पढ़ना है आपको, मूली के बारे में, गाजर के बारे में, कैरेट, कोल क्रॉप्स जो होती है उनके बारे में पढ़ना है, अनियन यानी आपकी प्याज के बारे में पढ़ना है, ब्रिंजल भट्टे के बारे में पढ़ना, बैगन, चिलीज मिर्च के बारे में, टोमेटो और पोटैटोज के बारे में। तो ये क्रॉप्स आपको पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। फ्रूट कल्टीवेशन में आपको क्या देखना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड बडिंग यानी वानस्पतिक प्रवर्धन आपको पढ़ना है। इनार्चिंग क्या होती है, गूटी बांधना है, कलम बांधना क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ पपाया। तो आपको किसकी खेती के बारे में पढ़ना है, यदि खेती की बात की जाए तो पपीते की खेती पढ़ना है, बनाना की खेती पढ़ना है, ग्रेप्स की खेती पढ़ना है, मैंगो की खेती पढ़ना है, गुआवा की पढ़ना है और सिट्रस की पढ़ना है। तो इतनी सारी हैं बेटा आपकी। इसके बाद ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे कैसे करते हैं, इनकी गार्डनिंग कैसे करते हैं। तो जर्नल कल्टीवेशन ऑफ विंटर एंड समर सीजनल एनुअल्स क्रॉप्स जो होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनकी कैसे खेती करते हैं। इसके बाद आपके फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, ट्रीज श्रब्स क्या होती है, क्लम्बर्स क्या होती है, हेजेस क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ना। कॉमन ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले जैसे रोज के बारे में पढ़ लेना, इसकी खेती कैसे होती है, कैने के बारे में पढ़ लेना, और चेरस थैमेमम के बारे में पढ़ लेना, प्रिपरेशन एंड देयर मेंटेनेंस ये सब पढ़ लेना। किसके बारे में, प्रिपरेशन यानी तैयारी और उसका रख रखाव, किसके बारे में, घास के बारे में, लाउन के बारे में जो गार्डन में लगाते हैं उसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की, फल एवं सब्जियों के संरक्षण की बात करते हैं। तो इसमें कैनिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी टेक्निक्स तकनीकें क्या होती है, सिंपल कैनिंग क्या होती है, बॉटलिंग क्या होती है, बॉटलिंग की टेक्निक्स क्या होती है। इसके बाद आपको पढ़ना है वॉशिंग, ब्लैंचिंग क्या होती है, पीलिंग यानी फ्रूट्स को छीलते हैं वो कैसे करते हैं। वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है, उनकी वेजिटेबल्स की पीलिंग एंड ब्लैंचिंग कैसे करते हो। ट्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कैनिंग यानी इनका ट्रेडिंग व्यापार कैसे करोगे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रिजर्वेशन के पढ़ना है, फ्रूट प्रिजर्वेशन और वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण के बारे में पढ़ना है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। जनरल प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन, आपको सामान्य इसके जो उद्देश्य हैं प्रिंसिपल हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्रोसेसिंग बाय हीट कैसे प्रोसेसिंग करते हो, प्रिजर्वेशन कैसे करते हो, बाय एंटीसेप्टिक ड्राइंग कैसे करते हो, प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन, डिहाइड्रेशन एंड पैकेजिंग,
प्रिपरेशन ऑफ जेली, लाइम, स्क्वाश एंड टोमेटो। तो किसकी तैयारी करना है आप, जेली के बारे में पढ़ लेना, जेली की तैयारी कैसे, जेली कैसी बनाई जाती है, लाइम स्क्वाश कैसे बनाया जाता है, टोमेटो सॉस कैसे बनाया जाता है। इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, साफ साफ आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद देखो रूरल फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ना है, ग्रामीण वित्त के बारे में पढ़ना है। कल्टीवेटर्स फाइनेंस नीड्स फॉर फार्मर, यानी फार्मर को कल्टीवेशन करने के लिए कौन कौन से लोन या की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की बात करते हैं तो कौन कौन से फाइनेंस की जरूरत होती है। इसके बाद सेकंड है आपका सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी यदि फार्मर कहीं से क्रेडिट लेना चाहता, पैसा लेना चाहता तो वो कौन कौन से बैंकों से होता है, साख सहकारी समितियों से होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड मार्केटिंग सोसाइटी, तो जो आपकी सहकारी साख समितियां या फिर ग्रामीण साख सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, कैसे वो काम करती हैं। तो ये पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर आपको बना दूंगा। लेकिन बात वही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए बच्चों। ये पूरा सिलेबस मैंने एग्रीकल्चर का आपको डिटेल में एनालिसिस कर दिया है। यदि कोई भी डाउट आता तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं AG3 वाले टॉपिक की, तो ये आपके पशुपालन आ जाएगा। सीधा का सीधा यहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा एक ही उससे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं, आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग ही पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है कि भाई साहब जो लाइव स्टॉक होते हैं वो उनका इकोनॉमी में क्या रोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। बॉडी पार्ट्स ऑफ काऊ, यानी काऊ के जो अंग हैं वो पढ़ना है, काऊ और बफेलो के, और उनका डिस्क्रिप्शन देखना है, उनके इंपॉर्टेंट सिस्टम्स देखने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव यानी उसका पाचन तंत्र क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं, मिल्क का सेक्रेशन कैसे होता है, दूध कैसे निकलता है, लेट डाउन होता है। दूसरा टॉपिक है आपका इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड्स, तो कौन कौन सी यानी नस्लों के बारे में पढ़ना है आपको। गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं, बफेलो की कौन सी हैं, आपकी बकरी की कौन कौन सी है, गोट यानी बकरी, और भेड़ की नस्लें कौन कौन सी। तो 4 के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद उनकी केयर और मैनेजमेंट देखना है। कैटल का गाय का कैसे करते हो, इनका एनिमल को हाइजीन कैसे रखना है, कैटल के हाउस और शेड को कैसे अच्छे से रखना है, बुल या मिल्च कैटल को कैसे रखना है, स्पेशल अटेंशन फॉर द रियरिंग काप्स यानी जो छोटे बछड़े हैं उनको कैसे करना है, प्रेग्नेंट काऊ की आपको कैसे देख रेख करनी है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा केयर और मैनेजमेंट में। चौथी यूनिट आती है आपकी ब्रीडिंग ऑफ कैटल। ब्रीडिंग मतलब कितने प्रकार की ब्रीडिंग होती है, ठीक है, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, पशुओं में प्रजनन आपको पढ़ना है। तो लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, देखो ये साफ साफ मेंशन किया गया, लाइन ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, मेडल्स के लॉग क्या होते हैं ब्रीडिंग को लेकर, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ने, यानी कृत्रिम गर्भधान पढ़ना है आपको। फिर 5वां देखो लिखा है डेयरी फार्मिंग, इसमें जर्नल आइडियाज रिगार्डिंग डेयरी फार्मिंग के बारे में, कैसे होता है, विलेज में कैसे करते हो, टाउन में कैसे करते हो, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, कितनी लैंड चाहिए, कितना लेबर यानी आपको कितना लेबर चाहिए, कितना कैपिटल लगता है, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स सब कुछ दिया है इसमें। 6वां ऑप्शन है आपका मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन कैसे करते हो। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिल्किंग, दुग्ध उत्पादन की या मिल्किंग की कितनी मेथड्स होती है, मिल्किंग यानी दूध लगाने की कितनी विधियां होती है, 3 विधियां ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें हस्त द्वारा यानी हैंड मिल्किंग सबसे फुल हैंड मिल्किंग सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कंपोजिशन ऑफ मिल्क का संगठन आपको पढ़ना है, किससे मिलकर बना है, मिल्क के क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन कितना होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, वसा होती तो कौन सी वसा होती है। तो कंपोजिशन मिल्क संगठन में आप सब कुछ पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन, मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोजिशन किस किस से मिलके बना है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंपोजिशन यदि उसका संगठन होता है तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, सब आपको पढ़ना है। फिजिकल प्योरिटी ऑफ मिल्क में आपको क्या पढ़ना है, कैसे आप जांच करोगे कि शुद्ध दूध है या अशुद्ध दूध है, ठीक है, एडल्ट्रेशन की जांच कैसे करोगे, तो उसमें तापमान कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, लैक्टोमीटर का यूज क्या होता है, गर्बर मेथड्स जो होती है ना टेस्ट करने की, फैट या मशीन आती है तो वो क्या होती है। इसके बाद 9वां देखो आप फीडिंग और फीड एंड फीडिंग, पशुओं को कैसे आपको खिलाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग के क्या सिद्धांत होते हैं, खिलाने के, पशुओं को चारा खिलाने के, खरीफ रबी के फूडर क्रॉप्स क्या क्या होती हैं,
ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। इसके बाद देखो 10वां क्या आपका जजिंग ऑफ कैटल, आपको कैसे आप जज करोगे कि कौन सी गाय या कौन सी भैंस अच्छी है, तो ये पढ़ना है। कैसे स्कोर दोगे, तो स्कोर कार्ड भरने को आता है आपको, तो ये सब पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद डेयरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से डेयरी में आपके जो मशीनरी होती है वो कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि क्रीम सेपरेटर क्या होता है, ठीक है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बटर चर्नर क्या होता है, बटर वर्कर्स क्या होता है, तो इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपका 12वां पॉइंट है इसमें, मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध से कौन कौन से प्रोडक्ट यानी बना सकते हो आप। तो जैसे चीज़ कैसे बनता है, क्रीम कैसे बनती है, रबड़ी कैसे बनती है, दही कैसे बनती है, बटर कैसे बनता है, घी कैसे बनता है, कंडेंस मिल्क कैसे बनता है, मिल्क पाउडर कैसे बनता है, क्या क्या इसमें होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इनके प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद कॉमन डिसीज ऑफ कैटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। पशुओं के रोग हैं जो कॉमन रोग हैं, जैसे इनके लक्षण यानी सिम्टम्स एनिमल्स में कैसे होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिसीज है ना, उनके लक्षण रोगों के। इसके बाद कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, देखो उसमें ये भी मेंशन करके रखा है। तो राइंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिसीज जो होता है यानी खुरपका मुहपका, ब्लैक क्वार्टर जिसे लंगड़ी बुखार बोलते हैं, हाइमोर्जिक सेप्टिसीमिया जिसे आप दस्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, एंथ्राक्स गलघोंटू जिसे बोलते हैं। देखो इन सभी मेन डिसीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, राइंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ, ब्लैक क्वार्टर, हाइमोर्जिक सेप्टिसीमिया। इसके बाद देखो पोल्ट्री फार्मिंग में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, हैचलिंग क्या होती है, पोल्ट्री एग्स क्या होते हैं, मीट क्या होते हैं, तो ये सब इसमें पढ़ना है। हाउसिंग में देखो आप हाउसिंग एंड रोटेशन ऑफ फॉर पोल्ट्री वर्ड्स, तो पोल्ट्री सेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ना। चिक्स क्या होते हैं, ग्रोवर्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, ब्रॉयलर क्या होते हैं, इनके डिसीज के बारे में पढ़ना, रोगों के बारे में। रोग भी देख रखे हैं, देखो बेसिलरी वाइट डायरिया होता है, इसके बाद रानी खेत होता है, कॉक्सीडियोसिस होता है, फाउल पॉक्स होता है, फाउल कोलेरा होता है, ठीक है, और ये सब इसमें डिसीज पूरा इसमें दे के रखा है भाई मेरे। तो ये पूरा सिलेबस है एग्रीकल्चर के हो। तो आप यदि मुझे सपोर्ट करते हो तो जितना ज़्यादा से, देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन इनसे जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, मैं वही चीज़ आपको यूट्यूब पर देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी फालतू की चीज़ें मैं नहीं देता, पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो यदि आपको ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लगी तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मैं डेफिनेटली अभी 2 महीने हैं तो 1 महीने में रेगुलर क्लासेस आपके लिए कर दूंगा, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं मैं उस स्टेज तक आपको पहुंचा दूं जहां आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।